तो इस कहानी की सबसे बड़ी कह सकते हैं विडंबना है। रेणु जी ने ना जाने कितने सालों तक बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया, अपनी कलम से बाढ़ की तबाही को शब्दों में जिंदा कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद कभी उस दर्द को महसूस नहीं किया था। तो सवाल यही उठता है कि लिखने में और सच में उसे भोगने में आखिर कितना फर्क होता है। तो चलिए उस रात में चलते हैं। साल था 1967 और पटना शहर पे ना संकट के बादल मंडरा रहे थे। लगातार 18 घंटे की बारिश के बाद पुनपुन नदी का पानी शहर में घुसने को एकदम तैयार खड़ा था। और इस बार रेणु जी कोई रिपोर्टर नहीं थे, बल्कि एक आम नागरिक थे जो अपने घर में बैठे प्रलय का इंतजार कर रहे थे। देखिए, जब कोई बड़ी आपदा आती है ना, तो उसकी तैयारी बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती। ये लिस्ट अपने आप में ये बताती है कि कैसे एक लेखक का ध्यान अब कहानी से हटकर सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की जरूरी चीजों पर आकर टिक गया था। लेकिन यहाँ से ना कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। शहर में कोई दहशत नहीं थी, बल्कि एक गजब की उत्सुकता का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तमाशा होने वाला हो और पूरा शहर उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा था। लोग अपनी मोटर, स्कूटर, रिक्शे पे बैठकर बस पानी देखने जा रहे थे। उस वक्त पूरे शहर में बस एक ही बात हो रही थी, एक ही धुन थी जो हर गली, हर नुक्कड़ पर सुनाई दे रही थी। हर कोई एक दूसरे से बस एक ही सवाल पूछ रहा था, पानी कहाँ तक आ गया है? चाहे रिक्शे वाला हो या कॉलेज का प्रोफेसर, हर किसी को बस यही जानना था। ये एक सवाल ना उस शहर की बेचैनी और कह सकते हैं कि एक अजीब से कौतूहल का सिंबल बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी कोई खतरा नहीं, बल्कि कोई मेहमान हो जिसके आने का रास्ता हर कोई देख रहा था। गांधी मैदान के पास का नजारा तो कुछ और ही था, किसी मेले जैसा। लोग ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे दशहरे में राम के रथ का इंतजार होता है। माहौल में एक अजीब सा उत्साह था और साथ ही आने वाले कल का डर भी। कोई मजाक में कह रहा था, चलो भाई सब पाप धुल जाएंगे, तो कोई गोलघर की छत पर ताश खेलने का प्लान बना रहा था। और तभी लेखक ने उसे पहली बार देखा। कॉफी हाउस के पास गेरुए रंग के झाग में लिपटा पानी एक मोटी डोरी की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेखक के लिए वो सिर्फ पानी नहीं था, वो था साक्षात मृत्यु का तरल दूत। बस एक पल में सारा कौतूहल, सारा मजाक खत्म हो गया। अब सिर्फ डर बाकी था। और उसी भीड़ के बीच से एक आवाज ने इस पूरे तमाशे का असली चेहरा सामने ला दिया। एक आदमी चिल्लाया, जब दानापुर डूब रहा था तब तो ये पटनैया बाबू लोग देखने भी नहीं गए, अब बूझो। ये एक पल हमें शहर और गांव के बीच की वो गहरी खाई और मुश्किल वक्त में पैदा होने वाले गुस्से की याद दिलाता है। अब रात घनी हो चली थी और इंतजार भी लंबा होता जा रहा था। अपने फ्लैट में लेखक को नींद तो आ ही नहीं रही थी, बल्कि उनका दिमाग ना उन्हें सालों पीछे ले गया, उन अनगिनत बाढ़ों की यादों में जहां उन्होंने एक राहत कर्मी के तौर पर काम किया था। उनके दिमाग में जैसे यादों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। उन्हें याद आया 1937, जब जमींदार के लड़के बाढ़ में नाव पर जश्न मना रहे थे। फिर 1947 की वो तस्वीर याद आई, जब एक टापू पर जान बचाने के लिए सांप और लोमड़ी एक साथ खड़े थे। और हाँ, 1949 का वो नौजवान जो अपने कुत्ते के लिए वापस उफनते पानी में कूद गया था। हर याद इंसानियत की एक अलग ही कहानी सुना रही थी। और जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ वो बीमार लड़का था जो अपने कुत्ते के लिए नाव तक छोड़ देता है, और दूसरी तरफ पटना के ये अमीर युवक युवतियां थे जो बाढ़ में नाव पर एस्प्रेसो बनाकर और ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाने सुनकर मानो कश्मीर का मजा ले रहे थे। सच है, आपदा इंसानियत और दिखावा दोनों को ही सामने लाकर खड़ा कर देती है। तभी यादों का ये सिलसिला टूटता है और कहानी वापस आज की रात पर लौट आती है। जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से एक ऐलान गूंज रहा था, सावधान हो जाएं, रात के 12 बजे तक पानी राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। इस ऐलान के बाद इंतजार और भी भारी लगने लगा था। और फिर सुबह के 5:30 बजे चीखों ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। इंतजार खत्म हो चुका था, पानी आ गया था। लेखक ने बाहर जो देखा वो सिर्फ पानी नहीं था, वो तो मुंह में झाग और फेन लिए एक मोटी रस्सी की शक्ल में था जो सब कुछ निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। फर्क बस इतना था कि इस बार वो उनके दरवाजे पर था। लेखक भागे भागे छत पर गए और वहां से उन्होंने जो देखा वो विनाश का एक लाइव शो था। देखते ही देखते गोलपाट डूब गया।
उसकी हरियाली गायब हो गई। फिर बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूबा और फिर ताड़ के पेड़ का तना, एक एक करके सब कुछ पानी में समा रहा था। और ये सब बहुत बहुत तेजी से हो रहा था। चारों तरफ बस पानी ही पानी था, जो नाच रहा था, उछल रहा था। और उस उफनते गंदे पानी को देखकर लेखक के मुंह से बस यही निकला, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड। ये एक लेखक की, एक कवि की नजर थी, जो उस भयंकर मंजर में भी एक अजीब सी तस्वीर देख रही थी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। वो लेखक जिसने जिंदगी भर शब्दों से बाढ़ को बांधने की कोशिश की थी, आज हकीकत के सामने एकदम निशब्द खड़ा था। उनके मन में ख्याल आया कि अगर मेरे पास एक कैमरा होता या एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? क्या कोई भी तकनीक इस अनुभव को, इस डर को, इस बेबसी को सच में कैद कर सकती है? शायद नहीं। और तभी उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक कलम थी, वो भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड करने के बोझ के बिना वो बस उस पल को जी सकते थे, उस अनुभव को महसूस कर सकते थे। शायद एक लेखक के लिए अनुभव ही आखिरी सच होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी आपदा की असली कहानी आखिर कौन सी होती है? वो जो दर्ज की जाती है या फिर वो जो जी जाती है?